Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we will analyze important newspaper articles of 15th May 2021. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. You can also download April 2021 magazine from our website spmisacademy.com. You can also join our WhatsApp group through the link given in the description section for more study materials. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. And the first article is taken from editorial segment. It is about Israel-Palestine conflict, and this topic is important from our syllabus paper 3 international relations point of view. So वैसे तो इसराइल पैलेस्टीन कन्फ्लिक्ट को हमने पहले भी कई दफ़ा न्यूज़पेपर एनालिसिस में कवर कर रखा है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट पर्सपेक्टिव से इसको समझेंगे. तो देखिए, ये जो पूरी की पूरी कन्फ्लिक्ट है इसराइल पैलेस्टीन की, दैट इज़ विथ रिस्पेक्ट टू दिस पर्टिकुलर लैंड. ये लैंड जिसको आज हम इसराइल कंट्री कहते हैं, ये लैंड इसराइल. इसके आसपास में दो छोटे छोटे सेटलमेंट्स हैं, वेस्ट बैंक और यहाँ पे देखिए गाजा स्ट्रिप. और इस वेस्ट बैंक और गाजा स्ट्रिप में रहने वाले जो लोग हैं उनको हम पैलेस्टीनियंस कहते हैं, पैलेस्तीन. एकदम पुरानी हिस्ट्री अगर छोड़ दी जाए, वैसे तो पहले मैंने न्यूज़पेपर एनालिसिस में एंशियंट टाइम से इसराइल पैलेस्तीन की कन्फ्लिक्ट की हिस्ट्री बताई है, बट अगर पुरानी हिस्ट्री छोड़ दी जाए, बिल्कुल मॉडर्न टाइम्स में अगर इसको देखा जाए तो यू विल नो कि आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ये जो एरिया है जिसको आज हम इसराइल कहते हैं, इस एरिया का कंट्रोल ब्रिटेन के हाथ में आ गया. ड्यूरिंग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर या उसके पहले इस एरिया पे रूल करते थे ऑटोमन सुल्तान्स, यानी कि टर्की के सुल्तान जिसको ऑटोमन सुल्तान भी कहते थे, वो लोग इस एरिया पे रूल करते थे. लेकिन वर्ल्ड वॉर के टाइम में आपको पता है कि टर्की जर्मनी ऑस्ट्रिया हंगरी के साथ लड़ रहा था, मतलब वो दोनों एक साइड में थे. ये सब टर्की ऑस्ट्रिया हंगरी एक साइड में थे और दूसरे साइड में थे ब्रिटेन फ्रांस. तो वर्ल्ड वॉर 1 में टर्की की हार हुई, ऑस्ट्रिया हंगरी की भी हार हुई. तो उसके बाद ये जो एरिया है जिस पे पहले ऑटोमन टर्की सुल्तान का राज हुआ करता था, रूल हुआ करता था, दिस एरिया वाज टेकन बाय ब्रिटेन. तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से लेकर के सेकेंड वर्ल्ड वॉर तक के बीच में इस एरिया के ऊपर ब्रिटेन का कंट्रोल रहा. और धीरे धीरे यहाँ पे ब्रिटेन के कंट्रोल के कारण जूस कम्युनिटी के लोग अलग अलग जगहों से आकर के सेटल होने लगे, जबकि पहले से यहाँ पे जिस कम्युनिटी के लोग रहते थे ज़्यादातर, वो कम्युनिटी के लोगों का नाम है पैलेस्टीनियंस. तो कौन है ये पैलेस्टीनियंस लोग? देखिए, पैलेस्टीनियन लोग वो हैं जो इस्लामिक रिलीजन को फॉलो करते हैं और अरबिक लैंग्वेज या अरबिक कल्चर को फॉलो करते हैं. तो आप मान के चलिए कि सऊदी अरबिया के लोग भी पैलेस्टीनियंस ही हैं इस तरह से, क्योंकि इस्लामिक रिलीजन को फॉलो करते हैं और अरबिक कल्चर फॉलो करते हैं. लेकिन पर्टिकुलरली इस एरिया में रहने वाले लोग जो पहले से इस एरिया में रह रहे थे, ब्रिटेन के कंट्रोल से पहले, ब्रिटेन को तो वर्ल्ड वॉर 1 के बाद इस एरिया में कंट्रोल मिला, उसके पहले से यहाँ जो लोग रह रहे थे, अरबिक कल्चर को मानने वाले, इस्लाम धर्म को मानने वाले, उन लोगों को हम पैलेस्टीनियंस कहते हैं. तो मुद्दा यह है कि आफ्टर वर्ल्ड वॉर 1 ब्रिटेन गॉट कंट्रोल ऑफ दिस एरिया. लेकिन फिर हुआ क्या? वर्ल्ड वॉर 1 से लेकर के वर्ल्ड वॉर 2 के बीच में, जिसको हम लोग इंटर वॉर पीरियड भी कहते हैं, उसमें आपको तो पता है कि जर्मनी के अंदर होलोकॉस्ट प्रैक्टिस कराया जा रहा था बाय हिटलर. होलोकॉस्ट में जो जूस लोग हैं उनको हरास किया जा रहा था, परसिक्यूट किया जा रहा था, एक्सप्लॉइट किया जा रहा था हर तरीके से. ये तो आप जानते हैं होलोकॉस्ट. तो इस होलोकॉस्ट जो जर्मनी में हो रहा था, उस होलोकॉस्ट से बचने के लिए जर्मनी के कई सारे जूस अलग अलग देशों में वो जाने लगे और जाकर के सेटल होने लगे. तो अलग अलग जगहों पे जर्मनी के जूस जाकर के सेटल होने लगे. यहाँ पे आप देख सकते हैं डाटा, सबसे ज़्यादा जूस जो है वो यूएस में जाके सेटल हुए. आज भी यूएस के अंदर बहुत सारे जूस कम्युनिटी के लोग रहते हैं, बहुत इन्फ्लुएंशियल पोजीशंस होल्ड करते हैं, और ये ज़्यादातर वो हैं जो जर्मनी से ड्यूरिंग होलोकॉस्ट पीरियड निकल के आए थे और यूएस में सेटल हुए थे. तो उसी दरमियान जर्मनी से 50,000 से भी ज़्यादा कम से कम ये जूस लोग निकल करके आकर के इस पैलेस्टीनियन एरिया में सेटल हो गए. पैलेस्तीन और आसपास के एरिया में सेटल हो गए 50,000 से भी ज़्यादा, इनफैक्ट 55,000 के आसपास लोग आकर के इस पैलेस्टीनियन एरिया में सेटल हो गए. तो मुद्दा यह है कि पहले से यहाँ पे पैलेस्टीनियंस रह रहे थे, बाद में जूस कम्युनिटी के लोग आकर के यहाँ पे सेटल होने लगे. तो सवाल ये उठता है कि आखिर जूस कम्युनिटी के लोग यहाँ पे क्यों सेटल हो रहे हैं, इतने ज़्यादा नंबर्स में यहाँ पे क्यों आ रहे हैं पैलेस्तीन में? तो आप अगर हिस्ट्री उठा करके देखें, बिल्कुल एंशियंट टाइम से हिस्ट्री उठा करके देखें, तो आपको पता चलेगा कि ये जो लैंड है ये ओरिजिनली लगभग 2,500 से 3,000 साल पहले, यानी कि इवन बिफोर क्राइस्ट,
यहाँ पे ओरिजिनली जूस लोग ही रहते थे। दिस वॉज द ओरिजिनली लैंड ऑफ जूस पीपल। इनफैक्ट उनका यहाँ पे एक बहुत ही सैक्रेड टेम्पल भी है जिसका नाम है टेम्पल माउंट। तो यही कारण है कि जब होलोकॉस्ट होने लगा तो देखिए 3000 साल पहले जूस लोग यहाँ रहते थे, धीरे धीरे निकल करके वो दुनिया के अलग अलग जगहों पे जाने लगे। जर्मनी में भी चले गए कई सारे जूस, लेकिन जब होलोकॉस्ट होने लगा जर्मनी में हिटलर द्वारा, तो उसके बाद कई सारे जूस निकल करके आकर के लगभग 50,000 से भी ज़्यादा जूस निकल के आकर के इस एरिया में सेटल होने लगे। बाकी जगहों पर भी गए, यूएस में गए, अर्जेंटीना गए, हर जगह गए, लेकिन बहुत सारे इस एरिया में भी आकर के सेटल हुए because of the historical significance, religious significance of this Palestinian area। अब मुद्दा यह है कि पहले से यहाँ पे पैलेस्टीनियंस रह रहे हैं, 50,000 से भी ज़्यादा जूस आकर के यहाँ रह के सेटल हो गए और धीरे धीरे इनके बीच में कन्फ्लिक्ट होने लगा। समझिए सोसाइटी के अंदर बिकॉज ऑफ रिलीजियस डिफरेंसेस, कम्युनल डिफरेंसेस, कल्चरल डिफरेंसेस, इनके बीच में कन्फ्लिक्ट होने लगा और ये कन्फ्लिक्ट धीरे धीरे वायलेंट कन्फ्लिक्ट होने लगा। मतलब काफ़ी ज़्यादा लड़ाइयाँ होने लगी, सोशल डिस्टर्बेंसेस होने लगा और उसी टाइम में फिर वर्ल्ड वॉर 2 भी हो गया। और वर्ल्ड वॉर 2 के बाद हमने यूनाइटेड नेशंस नाम की एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को सेटअप किया वर्ल्ड वॉर 2 के बाद। तो फिर यूनाइटेड नेशंस ने एक 1947 में एक रिजोल्यूशन पास किया, रिजोल्यूशन नंबर 181 ऑफ यूनाइटेड नेशंस। इस रिजोल्यूशन में कहा गया कि इस एरिया का हम लोग डिवीज़न कर देंगे, क्योंकि मामला कन्फ्लिक्ट का हो गया था। पैलेस्टीनियंस लोग कह रहे थे कि हम यहाँ पहले से रह रहे हैं, तुम बाहर से आ गए हो और इलीगल तरीके से हमारे लैंड को अक्वायर कर रहे हो। तो उस पे ये जूस लोग कहते थे कि तुमसे पहले तुम्हारा ये जो धर्म है ये बना था 700 AD में, उसके बहुत पहले से लगभग बिफोर क्राइस्ट टाइम से ही हम इस एरिया में रहते हैं। देखो हमारा टेम्पल भी है, टेम्पल माउंट भी है इस एरिया में। तो ये कन्फ्लिक्ट जो है वो ख़त्म नहीं हो रहा था, वायलेंट भी होता जा रहा था। इसी कारण से यूनाइटेड नेशन ने रिजोल्यूशन पास कर दिया 181 रिजोल्यूशन नंबर, और उसके हिसाब से पार्टीशन प्लान दे दिया कि चलो इस एरिया को डिवाइड कर देते हैं, इस एरिया को डिवाइड कर देते हैं इस तरीके से। ये जो लगभग ग्रीन वाला यहाँ पे रिप्रेजेंट किया मैंने एरिया, दैट वाज गिवन टू पैलेस्टीनियन पीपल, क्योंकि इस एरिया में पैलेस्टीनियंस की पॉपुलेशन ज़्यादा थी। जो वाइट कलर से दिया गया है ये डिवीजन के हिसाब से इजराइल को दिया जाना था। जबकि एक इंपॉर्टेंट सिटी है जेरूसलम। जेरूसलम दोनों ही कम्युनिटी के लोगों के लिए, चाहे जूस हो या पैलेस्टीन्स हो, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट सैक्रेड सिटी माना जाता है, रिलीजियस सिटी माना जाता है। तो यूनाइटेड नेशन के इस रेजोल्यूशन नंबर 181 में कहा गया कि जेरूसलम को हम इंटरनेशनल सिटी बना देंगे, इसको ना ही इजराइल को देंगे ना पैलेस्तीन को देंगे। अब ये प्लान इजराइल के लोगों ने तो एक्सेप्ट कर लिया, जूस लोगों ने तो एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है हमें हमारा देश मिल गया एंड वी एक्सेप्टेड। लेकिन जो अरब कम्युनिटी के लोग हैं, अरब कंट्रीज़ के लोग हैं जो आसपास में रहते हैं, देखिए फॉर एग्जांपल या सीरिया के लोग, जॉर्डन या इजिप्ट, यहाँ की सरकारों ने ये प्रपोजल, ये यूनाइटेड नेशन के इस प्रपोजल को मानने से इनकार कर दिया। तो चूंकि एक साइड ने इस प्रपोजल को माना नहीं, इसी कारण से ये रिजोल्यूशन नंबर 181 आज तक इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया। ठीक वैसे ही जैसे अगर आप कश्मीर की बात करें तो कश्मीर में रिजोल्यूशन पास किया गया कि दोनों ही साइड्स, पाकिस्तान और इंडिया, वापस जाएंगे, अपने सोल्जर्स को वापस लेंगे और उसके बाद कश्मीर वाले एरिया में, पीओके वाले एरिया में प्लेबिसाइड कराया जाएगा, पूरे कश्मीर में प्लेबिसाइड कराया जाएगा, वोटिंग कराई जाएगी। लेकिन चूंकि पाकिस्तान कभी वहाँ से अपने पीओके वाले एरिया को छोड़ के बाहर निकला नहीं, क्योंकि उसको हमेशा से डर था कि जो है हाथ से वो भी निकल जाएगा, तो पीओके उसने छोड़ा नहीं और इस कारण से कभी भी वो प्लेबिसाइट या वहाँ पे वोटिंग हुई नहीं। तो ठीक वैसे ही यहाँ पे बोला गया कि इस लैंड को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया जाएगा, पैलेस्तीन और इजराइल में। लेकिन चूंकि पैलेस्टीनियन लोगों ने या ये रिजोल्यूशन मानने से इनकार कर दिया, इस कारण से अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया है। हुआ क्या कि जब ये रिजोल्यूशन पास हुआ, इजराइल ने तो मान लिया कि हाँ ठीक है, वी एक्सेप्ट आवर स्टेट, और ये लैंड हमारा नया कंट्री है इजराइल, और वहाँ के लोगों ने फिर अपने आप को डिक्लेयर कर दिया एज एन इंडिपेंडेंट ऑटोनोमस स्टेट। और 14 मई 1948 को उन्होंने डिक्लेयर कर दिया दैट वी हैव क्रिएटेड स्टेट ऑफ इजराइल, अनाउंस्ड बाय जूस लीडर। लेकिन अरब कंट्रीज़ ने इसको माना नहीं, इस रिजोल्यूशन को माना नहीं, और अरब कंट्रीज़ ने, चारों तरफ से अरब कंट्रीज़ ने इजराइल के ऊपर, जो नया नया बना हुआ देश है, इसके ऊपर अटैक कर दिया। चारों तरफ से आप देख सकते हैं, जैसे कि सीरिया ने या यहाँ पे जॉर्डन ने और इजिप्ट ने, खासकर इन 3 देशों ने मिल करके अटैक कर दिया इस न्यूली फॉर्म्ड कंट्री इजराइल के ऊपर। लेकिन ये इजराइल, इसको यूएस का सपोर्ट मिला हुआ था,
क्योंकि यूएस के अंदर भी बहुत सारे जूस कम्युनिटी के लोग रहते हैं, जैसा कि आपने देखा बहुत सारे जूस यूएस में भी गए थे, तो यूएस का सपोर्ट मिला हुआ था। इस कारण से इस इजराइल ने अकेले इन तीनों अरब कंट्रीज़ को हरा दिया। दीज 3 अरब कंट्रीज जॉर्डन, इजिप्ट, सीरिया वेयर फाइटिंग फॉर द राइट्स ऑफ पैलेस्टीनियंस, कि नहीं ये पूरा का पूरा लैंड पैलेस्टीनियंस का है, नया देश इजराइल नहीं बनना चाहिए। तो दे वर फाइटिंग फॉर दिस कॉज, लेकिन अकेले इजराइल ने तीनों को हरा दिया। और उसके बाद ये जो पैलेस्टीनियन लोग हैं दे वर फोर्स्ड टू लिव इन दिस पर्टिकुलर एरिया। हुआ क्या, ध्यान से देखिए, इनको मिला था इतना ज़्यादा एरिया, ये ग्रीन वाला एरिया पैलेस्टीनियन लोगों को, लेकिन ये जब वॉर हुआ और इजराइल ने इनको हरा दिया, पैलेस्टीनियन कंट्रीज़ को सपोर्ट, पैलेस्टीनियंस को सपोर्ट करने वाले कंट्री जैसे सीरिया, जॉर्डन और इजिप्ट को जब इजराइल ने अकेले हरा दिया, उसके बाद इजराइल ने और सारा लैंड एक्वायर कर लिया इनसे। इनको ऑफिशियली मिला था इतना ज़्यादा, इनफैक्ट ये दोनों एरिया ब्रीफली कनेक्टेड भी थे, तो थोड़े से कनेक्टेड भी थे, लेकिन इजराइल ने इस पूरे एरिया को ज़्यादा ज़्यादा खुद और एक्वायर कर लिया आफ्टर दिस वॉर। उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम्हें नहीं चाहिए तो ठीक है, कोई बात नहीं। इजराइल ने पहले इनको हराया भी और फिर पैलेस्टीनियन लोगों से और भी टेरिटरी छीन ली, जितना यूनाइटेड नेशन से मिला था उससे भी ज़्यादा छीन लिया। तो इफेक्टिवली ये जो पैलेस्टीनियन लोग हैं दे वर फोर्स्ड टू लिव इन द स्मॉल टेरिटरी दिस साइड नोन एज वेस्ट बैंक, और एक छोटा सा टेरिटरी यहाँ पे नोन एज गाजा स्ट्रिप। तो इन दोनों जगहों पे पैलेस्टीनियन लोगों को कॉर्नर कर दिया गया। इसका नाम वेस्ट बैंक इसलिए है क्योंकि यहाँ से जॉर्डन नदी बहती है, देखिए जॉर्डन नदी बहती है, उसके वेस्टर्न साइड में ये लैंड है वेस्ट बैंक। तो मुद्दा ये है कि मिला था इनको ज़्यादा लैंड, इन्होंने कहा कि नहीं हम ये नहीं मानते, हम इजराइल को बनने ही नहीं देंगे, अटैक किया, हार गए, और जो मिला था वो भी लूज़ कर गए, और मिला था थोड़ा ज़्यादा, और अल्टीमेटली इनको हो गया ये वेस्ट बैंक और गाजा स्ट्रिप, ये 2 छोटे छोटे एरिया में उनको आप पैलेस्टीनियन लोगों को रहना पड़ा। ये फिर भी नहीं समझे, या फिर आप समझिए दे वर स्टिल नॉट अग्रीइंग टू दिस फैक्ट कि इजराइल एक मजबूत देश है। 1967 में एक बार फिर से लड़ाई हुई, 1967 में एक लड़ाई हुई जिसको 1967 वॉर या 6 डे वॉर नाम से जानते हैं। इसमें फिर से इजिप्ट ने, यहाँ से इजिप्ट ने, ऊपर से सीरिया ने, और यहाँ से जॉर्डन ने फिर से इजराइल के ऊपर अटैक किया। इस बार इजराइल ने फिर से अकेले इन तीनों को हरा दिया ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ 6 डे, इसीलिए इसको 6 डे वॉर कहते हैं। इस बार इजराइल ने क्या किया कि इनको हराया तो हराया, उसके अलावा इनकी कई सारी टेरिटरी छीन ली और उसका पूरा का पूरा कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया। फॉर एग्जाम्पल ये जो वेस्ट बैंक वाला पूरा एरिया है ये पूरा का पूरा इजराइल ने कैप्चर कर लिया, ये गाजा स्ट्रिप भी कैप्चर कर लिया इजिप्ट से। इनफैक्ट ये पूरा का पूरा सनाई पेनिनसुला जो इजिप्ट का था इसको कैप्चर कर लिया था उस टाइम में इजराइल ने। उसके अलावा सीरिया से ये गोलान हाइट कैप्चर कर लिया इजराइल ने। तो इस तरीके से 1967 वॉर में जो बची खुची टेरिटरी थी वो भी इनके हाथ से निकल गई। वेस्ट बैंक पर भी कैप्चर कर लिया इजराइल ने, गाजा स्ट्रिप पे भी कैप्चर कर लिया, गोलान हाइट जो सीरिया का था वहाँ पे भी कैप्चर कर लिया। इनफैक्ट ये इतना बड़ा लैंड सिनाई पेनिनसुला जो इजिप्ट का था उसको भी कैप्चर कर लिया इजराइल ने। अब अगर करंट स्टेटस की बात की जाए तो अभी भी इजराइल का पूरा पूरा कंट्रोल है इस वेस्ट बैंक पे, गाजा स्ट्रिप पे या गोलान हाइट्स पे। ये वेस्ट बैंक, गाजा स्ट्रिप, ये दोनों जगहों पे पूरा पूरा कंट्रोल है इजराइल का। तो इजरायली आर्मी ने इसको चारों तरफ से घेर रखा है। कुछ भी अगर फूड्स या कोई भी सप्लाई अगर जाना है तो इजरायली आर्मी जब अलाउ करती है तभी वो फूड सप्लाई इस वेस्ट बैंक में या गाजा स्ट्रिप में जाता है। तो अभी तक इस पूरे दोनों लैंड पे पूरी तरह से कंट्रोल है इजराइल का। वो बात अलग है कि इजराइल ने ऑफिशियली गाजा स्ट्रिप को फ्री कर दिया है, लेकिन यूनाइटेड नेशंस की माने तो यूनाइटेड नेशंस अभी भी ऐसा मानता है कि गाजा स्ट्रिप इज ऑक्यूपाइड बाय इजराइल। तो मुद्दा यह है कि इन दोनों जगहों पे, वेस्ट बैंक और गाजा स्ट्रिप पे, आज भी पैलेस्टीनियंस लोग रहते हैं, दे लिव हियर, और वो कहते हैं कि ये हमारी इंडिपेंडेंट ऑटोनोमस सोवरेन कंट्री है, ये हमारा देश है पैलेस्तीन, जिसका 2 टेरिटरी है, एक तो वेस्ट बैंक पे और दूसरा गाजा स्ट्रिप पे। दिस इज इंडिपेंडेंट सोवरेन ऑटोनोमस कंट्री पैलेस्तीन। लेकिन इजराइल अब मानने से इनकार करता है कि नहीं पैलेस्तीन जैसे कोई कंट्री नहीं, हम नहीं मानते कि पैलेस्तीन कोई देश है, इट इज़ नॉट एन इंडिपेंडेंट कंट्री। पूरी तरह से इस पर इजराइल का कंट्रोल हो रखा है और इजराइल पैलेस्तीन को एक इंडिपेंडेंट कंट्री मानने से इनकार करता है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स को अक्सर कन्फ्यूजन हो जाता है कि सर पैलेस्तीन देश है कि नहीं है। तो इसको समझने के लिए आप एग्जाम्पल याद करो इंडियन हिस्ट्री से। कैसे इंडियन हिस्ट्री में आपने मॉडर्न हिस्ट्री में देखा होगा कि 26 जनवरी 1930 को हमारे देश के जो इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी थी उसने प्रोमलगेट कर दिया, उसने अनाउंस कर दिया कि हम आज़ाद हो चुके हैं। वी डिक्लेयर्ड इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया ऑन 26 जनवरी 1930। हमने अलग अलग जगहों पे झंडा भी फहरा दिया।
उसके बाद हमने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट भी लेकर के आए। तो हमारे हिसाब से हम अपने आप को आज़ाद कह रहे थे, लेकिन ब्रिटिशर्स तो मान नहीं रहे थे कि भाई तुम आज़ाद हो, उनका तो अभी भी कंट्रोल था हमारे एरिया में। ठीक वैसे ही पैलेस्टीनियंस अपने हिसाब से मानते हैं कि वो आज़ाद हैं और उनकी ये 2 टेरिटरी है, लेकिन इजराइल नहीं मानता है। तो यहाँ पे जैसे उस टाइम में ब्रिटेन की तरह यहाँ पे इजराइल नहीं मानता है कि पैलेस्तीन आज़ाद है, और उस टाइम के इंडियंस की तरह पैलेस्टीनियंस आज मानते हैं कि वो आज़ाद हैं। तो ये है स्टेटस। दुनिया के कई सारे देश पैलेस्तीन को एक कंट्री मानते हैं, कई सारे देश नहीं मानते हैं। इंडिया स्टैंड्स फॉर पैलेस्तीन एज अ सोवरेन कंट्री। इंडिया पैलेस्तीन को एक सोवरेन कंट्री की तरह आइडेंटिफाई करने को स्टैंड करता है। 1988 में हमने इसको एक सोवरेन कंट्री का स्टेटस भी दे दिया था, 1988 में। फिर से अगर प्रेजेंट स्टेटस की बात की जाए तो मुद्दा ये है कि जो वेस्ट बैंक वाला एरिया है या गाजा स्ट्रिप वाला एरिया, यहाँ पे अभी भी फिजिकल कंट्रोल है इजराइल का। रहते हैं पैलेस्टीनियन लोग, लेकिन कंट्रोल है इजराइल का। मतलब ये कॉलोनी है। ठीक वैसे ही जैसे ब्रिटेन ने इंडिया को कॉलोनी बना रखी थी, ठीक वैसे ही इजराइल ने इस वेस्ट बैंक और गाजा स्ट्रिप को कॉलोनी बना रखी है, जहां पे उनका फिजिकल कंट्रोल है, रहते पैलेस्टीनियंस हैं। तो अब अपनी आज़ादी के लिए ये जो पैलेस्टीनियंस हैं, उन्होंने अलग अलग टेररिस्ट ग्रुप्स बना दिए हैं। जैसे उसमें से सबसे एक्टिव ग्रुप है हमास, जो ये गाजा स्ट्रिप वाले एरिया में एक्टिव है। और ये हमास स्ट्राइक्स करता रहता है, अटैक करता रहता है इजराइल पुलिस पे, इजरायली फोर्सेस पे, एंड दे असर्ट फॉर देयर इंडिपेंडेंस कि भाई हमें आज़ादी चाहिए इजराइल से, हमें कॉलोनी नहीं रहना है। तो इस तरह का हमास एक ग्रुप है जो दैट फाइट्स फॉर इंडिपेंडेंस, ऑटोनॉमी ऑफ पैलेस्टीन अगेंस्ट इजरायली ऑक्यूपेशन। अब सबसे बड़ा जो डिबेट है मॉडर्न, अभी आज करंट इस आर्टिकल को अगर समझना है तो दिस आर्टिकल इज ऑल अबाउट हमास, कि हमास एक टेररिस्ट ग्रुप है या रिवॉल्यूशनरी ग्रुप है। देखिए कोई कंपैरिजन वैसे डायरेक्ट नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं बस आपको समझाने के लिए बता रहा हूं कि जैसे हमारे यहाँ पे रिवॉल्यूशनरीज थे, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, वो हमारी आज़ादी के लिए लड़ाई कर रहे थे। कभी कभार अंग्रेजों को, जैसे सॉन्डर्स को मार भी दिया इन्होंने। तो कुछ लोग इसी तरीके से कंपेयर करते हैं। वैसे हमारे रिवॉल्यूशनरीज को हमास से बिल्कुल कंपेयर ना करें, ये टेररिस्ट जैसा काम करते हैं, बट फिर भी मैं समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ कि जैसे हमारे यहाँ के रिवॉल्यूशनरीज थे, वैसे ही इनको भी माना जाता है। कुछ लोग इनको रिवॉल्यूशनरी मानते हैं कि ये अपनी आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं अगेंस्ट इजराइल। जैसे भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद जैसे लोग अपनी आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे अगेंस्ट ब्रिटिशर्स। तो बहुत बड़ा डिबेट यही है कि क्या हमास एक टेररिस्ट ग्रुप है या रिवॉल्यूशनरी है। उस टाइम में भी भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद जैसे लोगों को ब्रिटिश सरकार टेररिस्ट मानती थी, हम लोग उनको क्रांतिकारी मानते थे। तो सवाल यह है कि हमास टेररिस्ट है या क्रांतिकारी है। ऑफ कोर्स जो पैलेस्टीनियन लोग हैं वो बोलेंगे कि ये क्रांतिकारी हैं, इजराइल इनको टेररिस्ट कहेगा। तो कौन से लोग इसको टेररिस्ट कहते हैं? जो लोग भी इजराइल के सपोर्टर हैं वो इसको टेररिस्ट ग्रुप कहते हैं। इजराइल ने इन तमाम एरियाज पे ऑक्यूपेशन कर लिया, कंट्रोल कर लिया, अपना अधिकार जमा लिया 1967 वॉर के बाद से। जो लोग भी मानते हैं कि हाँ ठीक है इजराइल ने सही किया, वो लोग हमास को टेररिस्ट ग्रुप की तरह ट्रीट करते हैं। इसमें आ जाएंगे कनाडा, यूरोपियन यूनियन, इजराइल तो होगा ही होगा, जापान, यूनाइटेड स्टेट्स। दे क्लासीफाई यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ऑफ कोर्स अमेरिका सबसे ज़्यादा सपोर्ट करता है इजराइल का। दे क्लासीफाई हमास एज ए टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कि ये टेररिस्ट ग्रुप है, ये बेवजह का स्ट्राइक करता रहता है, टेररिस्ट अटैक करता रहता है। जबकि कई सारे ऐसे लोग हैं जो इसको रिवॉल्यूशनरी ग्रुप के भी तरह मानते हैं, जिनका ऐसा मानना है कि इजराइल ने इलीगल तरीके से बहुत सारे एरियाज पे एक्विजिशन कर रखा है, पैलेस्तीन के एरियाज पे इलीगल तरीके से एक्विजिशन कर रखा है। वो मानते हैं कि हमास एक रिवॉल्यूशनरी ग्रुप है जो अपने अधिकारों के लिए, अपने इंडिपेंडेंस के लिए फाइट कर रहा है। अब यूनाइटेड नेशंस का क्या स्टैंड है पूरे इस मुद्दे पे, वो समझते हैं। तो देखिए, एक तो आपको पता है कि रिजोल्यूशन नंबर 181 कहता है कि 2 पार्टीशन होना चाहिए इस टेरिटरी का और 2 देश होने चाहिए, यानी कि 2 स्टेट सॉल्यूशन दिया था यूनाइटेड नेशंस ने, लेकिन वो 2 स्टेट सॉल्यूशन इंप्लीमेंट हो नहीं पाया। अभी बाद में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने एक रिजोल्यूशन पास की, रिजोल्यूशन नंबर 2334। इसके हिसाब से यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने साफ साफ कहा है कि ये जो इजराइल ने ऑक्यूपाई कर रखा है पैलेस्टीनियन टेरिटरी को इन वेस्ट बैंक या गाजा स्ट्रिप में, दिस हैज नो लीगल वैलिडिटी, ये इलीगल है, दिस इज अगेंस्ट इंटरनेशनल लॉ एंड दिस इज मेजर ऑब्स्टेकल बिहाइंड 2 स्टेट सॉल्यूशन। जो 2 स्टेट सॉल्यूशन दिया था यूनाइटेड नेशन ने अंडर रिजोल्यूशन नंबर 181, उसको इंप्लीमेंट ना होने देने में इजराइल का इलीगल ऑक्यूपेशन ऑफ वेस्ट बैंक एंड गाजा स्ट्रिप इज रेस्पॉन्सिबल। सो क्या यह मान लिया जाए कि यूनाइटेड नेशन सपोर्ट्स हमास
एज ए रिवॉल्यूशनरी ग्रुप, तो ये भी सही नहीं होगा। यूनाइटेड नेशन हर वक्त हमेशा कंडेम करता रहा है एनी काइंड ऑफ वायलेंस कंडक्टेड बाय हमास, तो हमास को भी वो टेररिस्ट ग्रुप की तरह मानता है कि भाई वायलेंस मत करो। साथ ही साथ वो इजराइल को भी कंडेम करता है कि भाई तुमने जो इलीगल तरीके से कैप्चर कर रखा है पैलेस्टीन की टेरिटरी को, ये छोड़ दो और पैलेस्टीन को एक इंडिपेंडेंट ऑटोनोमस सोवरेन स्टेट की तरह आइडेंटिफाई कर लो, अकॉर्डिंग टू द रिजोल्यूशन नंबर 181 ऑफ यूनाइटेड नेशंस। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, इंडिया का क्या स्टैंड है इस पूरे मुद्दे पे। देखिए, इंडिया हमेशा से ही फेवर में रहा है इन टू स्टेट सॉल्यूशन मैंडेटेड बाय यूनाइटेड नेशन रिजोल्यूशन नंबर 181। हमेशा से हम कहते हैं कि भाई जब यूएन में रिजोल्यूशन पास हो गया कि 2 देश बनने चाहिए, तो क्यों नहीं बन रहे, बना दो इसको, सारे प्रॉब्लम्स खत्म करो, इजराइल पैलेस्तीन अलग कर दो। तो इनडायरेक्टली अगर बात की जाए, मतलब बहुत ही डिप्लोमेटिक मैनर में इंडिया कहता है कि इजराइल ने जो पैलेस्तीन की टेरिटरी पे कब्जा कर रखा है वेस्ट बैंक पे या गाजा स्ट्रिप पे, वो इलीगल है। लेकिन कहने का तरीका बड़ा डिप्लोमेटिक है कि वी सपोर्ट टू स्टेट सॉल्यूशन मैंडेटेड अंडर यूनाइटेड नेशन रिजोल्यूशन नंबर 181। ठीक वैसे जैसे 2 दोस्त आपके लड़ाई कर रहे हो और एक आपका करीबी दोस्त हो, जैसे इस केस में इंडिया का करीबी दोस्त है इजराइल, तो अब उसको हम दुखी नहीं कर सकते, तो आप कह देते हैं कि भाई ये लड़ाई का जो डिस्प्यूट रिजॉल्व करने का जो तरीका है वो कानूनी तरीके से होना चाहिए, ऐसे बेवजह का सड़क पे स्ट्रीट फाइट करने से फ़ायदा नहीं। उसी डिप्लोमेटिक मैनर में इंडिया कहता है कि रिजोल्यूशन नंबर 181 शुड बी इंप्लीमेंटेड एंड देयर शुड बी 2 स्टेट सॉल्यूशन। मतलब इंडिया कहता है इजराइल को इनडायरेक्टली कि भाई मान जाओ, पैलेस्तीन को एक इंडिपेंडेंट ऑटोनोमस कंट्री की तरह स्टैब्लिश होने दो अकॉर्डिंग टू यूएन रिजोल्यूशन। इंडिया का हमास पे क्या स्टैंड है? इंडिया भी देखिए हमास को कभी डायरेक्टली तो सपोर्ट करेगा नहीं कि हाँ हमास सही कर रहा है, हमास वायलेंस करके इजरायली फोर्सेस पर अटैक करके सही कर रहा है, लेकिन इंडिया ने बार बार थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर जरूर दिखाया हमास के लिए, थोड़ा सपोर्ट जरूर दिखाया हमास के लिए। इसका एग्जाम्पल मैं दे सकता हूँ, 2018 में एक रिजोल्यूशन लाया गया यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में कि हमास को एक टेररिस्ट ग्रुप की तरह का एक ब्रांड कर दिया जाए कि हमास इज ए टेररिस्ट ग्रुप। इंडिया ने उस पर वोट नहीं किया। दिस रिजोल्यूशन वाज ब्रॉट इन यूनाइटेड नेशन, नॉट इन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। यूनाइटेड नेशन में एक रिजोल्यूशन लाया गया, यूएस ये रिजोल्यूशन लेकर के आया कि हमास शुड बी कैटेगराइज्ड एज ए टेररिस्ट ग्रुप, लेकिन इंडिया ने उसमें वोट ही नहीं किया। इंडिया एब्सटेन्ड फ्रॉम दैट वोटिंग। उस टाइम में मोदी सरकार की बहुत क्रिटिसिज्म भी हुई थी। यहाँ पे आप देख सकते हैं आर्टिकल दैट बाई एब्सटेनिंग फ्रॉम यूनाइटेड नेशन वोट ऑन कंडेमिंग हमास टेररिज्म, मोदी गवर्नमेंट सेंड ए रॉन्ग मैसेज दैट इंडिया इज टॉलरेंट टुवर्ड्स टेरर इन द वर्ल्ड एज लॉन्ग एज इट इज नॉट डायरेक्टली अफेक्टेड बाय इट। तो उस टाइम में बहुत क्रिटिसाइज किया गया था और यही कारण है कि अमेरिका जैसे देश जो हैं या यूरोपियन यूनियन इंडिया को टेररिज्म पे सपोर्ट नहीं करता है फिर, क्योंकि हम लोगों ने क्लियर कट स्टैंड नहीं लिया है। यहाँ पे हम हार्ड स्टैंड ले सकते थे कि भाई हमास टेररिस्ट ग्रुप है और किसी भी तरह का वायलेंस एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, दैट इज अनएक्सेप्टेबल। लेकिन इंडिया ने यहाँ पे वोट ना करके इनडायरेक्टली हमास को एक सपोर्ट दिखा दिया। तो इस कारण से इंडिया को बोला जाता है कि भाई तुम डबल स्टैंडर्ड लेते हो। जब तुम्हारे यहाँ टेररिस्ट स्ट्राइक होता है तो कहते हो कि टेररिज्म को बैन किया जाना चाहिए, जबकि दूसरे जगहों पे जब टेररिज्म होता है तो तुम उसको पूरी तरह से कंडेम नहीं करते हो। तो ये हुआ था। तो पॉइंट इज कि इंडिया हैज शोन ए सॉफ्ट कॉर्नर फॉर हमास। अब करंट मुद्दे पे आ जाएं, ये क्यों इतना हम डिस्कस कर रहे हैं डिटेल में, क्योंकि हाल फिलहाल में क्या क्या चीज़ें हुई हैं वो आपको पता है। अल अक्सा मॉस्क पे अटैक किया पहले इजरायली फोर्सेस ने। अल अक्सा मॉस्क इज कंसिडर्ड टू बी द 3rd मोस्ट सैक्रेड प्लेस फॉर मुस्लिम पीपल आफ्टर मक्का एंड मदीना। उसमें 300 पैलेस्टीनियंस इंजर्ड हो गए। तो फिर जवाब में हमास ने बहुत सारे रॉकेट्स, हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ रॉकेट्स फायर किए इजराइल के ऊपर, लेकिन इजराइल ने अपने आप को बचा लिया विथ हेल्प ऑफ इट्स आयरन डोम। ये भी हमने डिस्कस किया। अब हमास के इस रॉकेट फायर के जवाबी कार्रवाई में इजराइल ने जबरदस्त बम्बार्डमेंट करना शुरू किया है गाजा एरिया में ऑफ पैलेस्टीन, जिसमें कई सारे इनोसेंट सिविलियंस भी मारे गए। अब टेररिस्ट लोग तो मरते नहीं हैं, वो तो छुप जाते हैं और इनोसेंट सिविलियंस मारे जा रहे हैं। पूरे दुनिया भर में अब क्रिटिसाइज किया जा रहा है इजराइल को कि भाई इस तरीके से बम्बार्डमेंट ना करो गाजा स्ट्रिप एरिया में, लेकिन इजराइल कर रहा है। और इंडिया में क्या सिनेरियो बन रहा है इस नए डेवलपमेंट के कारण? इंडिया में 2 तरह से लोग बट गए हैं। कुछ मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस कह रहे हैं सरकार को कि आप इजराइल को कंडेम कीजिए, जिस तरह से इजराइल अटैक कर रहा है गाजा स्ट्रिप पे, जिस तरह से इनोसेंट सिविलियंस खासकर पैलेस्टीनियंस यानी कि मुस्लिम लोग मारे जा रहे हैं, उसके लिए इजराइल को कंडेम किया जाना चाहिए। जबकि दूसरे तरफ कुछ रेडिकल हिंदू ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो कह रहे हैं कि हमास की गलती है, हमास ने पहले अटैक किया, इतने सारे रॉकेट भेजे, तो और इजराइल जो कर रहा है वो सही कर रहा है और भारत सरकार को इजराइल को सपोर्ट देना चाहिए क्योंकि हमास एक टेररिस्ट ग्रुप है। तो मुद्दा क्या है? मुद्दा यह है कि जो इजराइल पैलेस्तीन में कन्फ्लिक्ट चल रहा है वो इंडिया के अंदर हिंदू मुस्लिम कम्युनल हॉस्टिलिटी का रूप ले रहा है।
कुछ लोग जो हिंदू रेडिकल ग्रुप है वो इजराइल को सपोर्ट करने की बात कर रहा है अगेंस्ट हमास। जो मुस्लिम सपोर्टर्स हैं, सिंपैथाइजर्स हैं, वो कह रहे हैं कि इजराइल को कंडेम करना चाहिए क्योंकि जिस तरह से वो अटैक कर रहे हैं पैलेस्टीन एरिया में और इनोसेंट सिविलियंस मारे जा रहे हैं। और दोनों तरह के लोग सरकार पे दबाव दे रहे हैं कि भाई आप इजराइल पे दबाव दो, या कुछ कह रहे हैं कि इजराइल को आप सपोर्ट करो। भारत सरकार क्या स्टेप लेगी? अभी तक तो भारत सरकार ने देखो कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट रिलीज नहीं किया है, बट आपको क्या लगता है कि स्टेप क्या लेगी भारत सरकार और क्या लेना चाहिए? तो बहुत ही स्टैंडर्ड सा स्टैंड है भारत सरकार का हर वक्त इजराइल पैलेस्तीन कन्फ्लिक्ट पे, वो ये है कि इंडिया वांट्स टू स्टेट सॉल्यूशन एज मैंडेटेड अंडर यूनाइटेड नेशन रिजोल्यूशन नंबर 181। हर वक्त हम यही कहते हैं कि भाई 2 स्टेट बना दिए जाने चाहिए, पैलेस्तीन को एक इंडिपेंडेंट ऑटोनोमस कंट्री बना दिया जाना चाहिए। और दूसरा स्टेटमेंट आप बड़ा ही स्टैंडर्ड सा आंसर है हर वक्त भारत सरकार का, किसी भी डिप्लोमेट का, दैट वायलेंस शुड बी स्टॉप्ड। किसी भी साइड से वायलेंस नहीं होना चाहिए एंड द सॉल्यूशन शुड बी फाउंड इन अ पीसफुल मैनर। तो आपको भी इसी तरीके से कंक्लूजन लिखना है। इजराइल पैलेस्तीन पे जब भी सवाल आ जाए ये 2 कंक्लूजन याद कर लो, 2 लाइन का कंक्लूजन लिख देना। आपको बहुत ज़्यादा जोश में नहीं आना है कि नहीं नहीं इजराइल गलत है या हमास गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं करना है। आपको इस तरह का स्टैंडर्ड सॉल्यूशन लिखना है अगर इजराइल पैलेस्तीन पे कन्फ्लिक्ट पे सवाल आ जाए तो। इस टॉपिक के बेसिस पे हमने आपको ये प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रखा है। यू कैन अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। The next article is taken from economy segment. It is about India's external trade and this topic is important from our syllabus paper for Indian economy point of view. देखिए करंट न्यूज़ क्या है। करंट न्यूज़ ये कहता है कि पिछले मंथ यानी कि अप्रैल 2021 में इंडिया का एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा रहा। हमने मर्चेंडाइज गुड्स का एक्सपोर्ट भी काफ़ी बढ़ा है। अगर 2020 अप्रैल की बात की जाए तो उसके तुलना में इस बार इस पिछला जो बीता हुआ अप्रैल है 2021 का, उसमें हमने लगभग 195% ज़्यादा एक्सपोर्ट किया है। तो ये काफ़ी नेचुरल भी है। पिछले साल तो लॉकडाउन था पूरी तरह से अप्रैल में, तो उसके तुलना में इस साल हमने बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट किया है 195%। लेकिन अगर 2019 की बात की जाए, 2019 के लेवल से इस बार की बात की जाए तो उसके तुलना में भी हमने ज़्यादा ही एक्सपोर्ट किया। तो 2019 की तुलना में 2021 में हमने 17.62% ज़्यादा मर्चेंडाइज गुड्स का एक्सपोर्ट किया। तो मुद्दा यह है कि एक्सपोर्ट में परफॉर्मेंस अच्छा है, लेकिन साथ ही साथ बात ऐसी है कि इस तरह के फैक्चुअल चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं होती एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। हर महीने इस तरह का डाटा आता रहता है, कुछ परसेंट ज़्यादा कुछ परसेंट कम, तो ये फैक्चुअल चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है। मैंने ये आर्टिकल इसलिए पिक किया है क्योंकि भारत सरकार ने इस आर्टिकल की मदद से, दैट केम इन PIB, इस आर्टिकल की मदद से बहुत सारे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस भी दिए हैं विद रिस्पेक्ट टू इंडियाज एक्सटर्नल ट्रेड। वो इन्फॉर्मेशंस बहुत ज़रूरी हैं जो आपको याद रखने चाहिए और सीधा सीधा आपसे प्रीलिम्स में या मेंस में इस पर सवाल पूछा जा सकता है। तो देखते हैं इंपॉर्टेंट डाटा जो भारत सरकार ने दिया है विद रिस्पेक्ट टू इंडियाज एक्सटर्नल ट्रेड। तो इंडिया के टॉप 5 ट्रेडिंग पार्टनर्स के नाम दिए हैं। कौन कौन से देश हैं जिससे इंडिया सबसे ज़्यादा ट्रेड करता है? तो सबसे ऊपर है US, उससे बिल्कुल थोड़ा सा नीचे है चाइना, फिर तीसरे नंबर पे UAE, चौथे नंबर पे सऊदी अरबिया, 5वें नंबर पे हांगकांग। कौन कौन सी चीज़ें हम खूब एक्सपोर्ट करते हैं? कौन कौन सी चीज़ें हम खूब एक्सपोर्ट करते हैं? तो एक्सपोर्ट करने में सबसे ज़्यादा हम एक्सपोर्ट करते हैं पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, जैसे कि जो रिफाइंड या प्रोसेस्ड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स होता है, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन या पैराफिन या नैप्थल, इन सब को हम एक्सपोर्ट करते हैं। हम कच्चा तेल खरीदते हैं, उसको प्रोसेस करके पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करते हैं। फिर पर्ल्स, प्रीसियस आइटम्स या सेमी प्रीसियस स्टोन्स, ये सब हम खूब एक्सपोर्ट करते हैं। ड्रग्स यानी कि जो दवाइयाँ हैं उनको हम एक्सपोर्ट करते हैं। गोल्ड एंड अदर प्रीसियस मेटल्स, आयरन एंड स्टील, इलेक्ट्रिक मशीनरी इक्विपमेंट्स, कॉटन एक्सेसरीज, मोटर व्हीकल्स, ये सब याद करने की जरूरत नहीं है, पहला दूसरा तीसरा याद रखो कम से कम। टॉप इंपोर्ट, हम कौन कौन सी चीज़ें खूब इंपोर्ट करते हैं? तो क्रूड ऑयल, कच्चा तेल हम सबसे ज़्यादा खरीदते हैं। दूसरे नंबर पे गोल्ड। कल भी हमने देखा था कि कैसे इंडियंस का बहुत ज़्यादा एपेटाइट है, इनसैटिएबल एपेटाइट फॉर गोल्ड, सो वी कीप ऑन इंपोर्टिंग गोल्ड। 10% जो हमारा टोटल इंपोर्ट होता है, इंपोर्ट बिल, उसका 10% हम बस गोल्ड में खर्च करते हैं। तीसरे नंबर पे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, कोल, कोक, अगेन सब याद करने की जरूरत नहीं है, फर्स्ट सेकंड थर्ड याद रखो आप। टॉप 5 कंट्रीज जहाँ पे इंडिया एक्सपोर्ट करता है चीज़ों को, तो वो है US, UAE, फिर तीसरे नंबर पे चाइना, चौथे नंबर पे हांगकांग और 5वें नंबर पे सिंगापुर। टॉप 5 कंट्री जहाँ से हम इंपोर्ट करते हैं चीज़ों को, जहाँ से बहुत ज़्यादा सामान खरीदते हैं, तो वो है चाइना। चाइना से बहुत ज़्यादा सामान हम खरीदते हैं। फिर दूसरे नंबर पे US, तीसरे पे UAE, चौथे पे सऊदी अरबिया, 5वें पे इराक। इराक और सऊदी अरबिया से तो ऑफकोर्स आपको पता ही होगा, हम बहुत ज़्यादा कच्चा तेल खरीदते हैं, क्रूड ऑयल।
अब एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट देखिए, सर्विस और मर्चेंडाइज ट्रेड्स के बीच में हमारे यहाँ पे इंडिया तो एक आपको पता है कि सर्विस सेक्टर ओरिएंटेड इकोनॉमी है। 60% तक का जो कंट्रीब्यूशन है हमारी इकोनॉमी में दैट कम्स फ्रॉम सर्विस सेक्टर। तो सर्विस सेक्टर ओरिएंटेड इकोनॉमी, इसी कारण से सर्विस एक्सपोर्ट में भी हम आगे हैं। ज़्यादातर जो हमारा एक्सपोर्ट होता है वो सर्विस सेक्टर का एक्सपोर्ट होता है। सर्विस सेक्टर में हमारे पास सरप्लस है, मतलब जितना हम सर्विस बेचते हैं उससे कम सर्विस खरीदते हैं, तो ओवरऑल सर्विस सेक्टर से हमारी फॉरेन ट्रेड में कमाई होती है। लेकिन वहीं मर्चेंडाइज ट्रेड में या गुड्स ट्रेड में हमारा डेफिसिट है। तो इसी कारण से सर्विस सेक्टर का जो सरप्लस है उसका इस्तेमाल किया जाता है मर्चेंडाइज डेफिसिट को प्लग करने के लिए या मैनेज करने के लिए। तो सामान जितना हम बेचते हैं उससे बहुत ज़्यादा हम खरीदते हैं गुड्स या मर्चेंडाइज गुड्स, लेकिन सर्विसेज हम ज़्यादा बेचते हैं और ख़रीदते कम हैं। तो सर्विस सेक्टर से कमाई का इस्तेमाल किया जाता है गुड्स के अंदर जो एक्स्ट्रा हमारे खर्चे हैं उसको मेकअप करने के लिए। लेकिन सर्विस सेक्टर में भी कुछ चीज़ें हो रही हैं पिछले 5-6 सालों में। सर्विस सेक्टर में भी जो हमारा नेट सरप्लस हुआ करता था वो धीरे धीरे घट रहा है। एक वक्त था जब बहुत ज़्यादा कमाते थे सर्विस सेक्टर से, लेकिन अब वो सरप्लस अमाउंट पिछले 5-6 सालों में स्टीडीली डिक्लाइन हुआ है। इस टॉपिक के बेसिस पे हमने आपको ये प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रखा है। यू कैन अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। The next article is taken from Assam segment. It is about 18 elephants that have been found dead in Assam. This topic is important from our syllabus paper 6 Assam environment point of view. तो देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया 18 elephants were found dead on 13th May नियर बामुनी इन नगांव। तो एक हिली एरिया में इस तरह से 18 एलिफेंट्स मरे हुए पाए गए। प्रिलिमिनरी इंक्वायरी के बाद पाया जा रहा है कि वहाँ पे बिजली गिरी थी, लाइटनिंग स्ट्राइक हुआ था, नेचुरल फिनोमेना है ये, और लाइटनिंग स्ट्राइक के कारण ये 18 एलिफेंट्स मारे गए हैं। लेकिन फिर भी इनके सैंपल्स को भेजा गया है फॉर टॉक्सोलॉजिकल एंड माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्टिंग, देखने के लिए कहीं कोई पॉइजनिंग तो नहीं है। अब अगर एलिफेंट्स डेथ की बात चल रही है तो कुछ और एसोसिएटेड फैक्ट्स देखते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। हाल फिलहाल में मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने एक डाटा रिलीज़ किया जिसमें उन्होंने बताया है कि एलिफेंट्स की हमारे देश में एक्सीडेंटल डेथ होने का सबसे बड़ा कारण है देयर कोलिजन विथ ट्रेन्स। ट्रेन से टकरा के बहुत सारे एलिफेंट्स मर जाते हैं हर साल। तो एक्सीडेंटल डेथ में सबसे बड़ा कारण है एलिफेंट्स के एक्सीडेंटल डेथ में ट्रेन से कोलिजन। और उसके लिए एक डाटा भी रिलीज़ किया उन्होंने कि पिछले 10 सालों में 2009-10 से लेकर के 2020-21 तक में पिछले 10 सालों में लगभग 186 एलिफेंट्स वेयर किल्ड आफ्टर बीइंग हिट बाय ट्रेन्स अक्रॉस इंडिया अकॉर्डिंग टू द डाटा रिलीज बाय मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। अब इसमें भी इंपॉर्टेंट बात यह है, एपीएससी स्टूडेंट्स यहाँ पे ध्यान देंगे कि ये जो 186 एलिफेंट्स की डेथ हुई है बिकॉज ऑफ कोलिजन विद ट्रेन, उसमें सबसे ज़्यादा डेथ हुई है फ्रॉम असम। 62 एलिफेंट्स डाइड इन असम बिकॉज ऑफ कोलिजन विथ ट्रेन्स। इस डाटा का इस्तेमाल करेंगे आप कैसे? अगर कभी भी इंपॉर्टेंस ऑफ एनिमल कॉरिडोर्स पे सवाल आ जाए कि क्यों एनिमल कॉरिडोर जहाँ से एनिमल्स गुजरते हैं एक हैबिटेट से दूसरे हैबिटेट के लिए, उसका प्रोटेक्ट करना जरूरी है। कल ही मैंने आपको न्यूज़पेपर एनालिसिस में बताया है कि कंचनजूरी एनिमल कॉरिडोर को डिस्ट्रॉय किया गया और अब सुप्रीम कोर्ट ने हमारे यहाँ के स्टेट फॉरेस्ट अथॉरिटी से रिपोर्ट मांगी है। तो एनिमल कॉरिडोर्स एपीएससी के लिए इस बार इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो रिपोर्ट मांगी है कंचनजूरी एनिमल कॉरिडोर पे। तो एनिमल कॉरिडोर पे कभी भी सवाल आ जाए तो आप लिखेंगे कि देखिए हमारे स्टेट में बहुत ज़्यादा एलिफेंट्स मर जाते हैं ट्रेन से कोलाइड करके, और वो इसलिए हो रहा है कि जो एनिमल कॉरिडोर्स है वहाँ से गुजरते हुए हम लोग रेलवे प्लेटफॉर्म बना देते हैं, रेलवे लाइन बिछा देते हैं, और फिर हम बहुत सारे जो एनिमल्स हैं वो ट्रेन से टकरा करके मारे जाते हैं। तो एनिमल कॉरिडोर्स को अलग रखना, एनिमल कॉरिडोर्स को ह्यूमन इंटरवेंशन से, ह्यूमन इंफ्रास्ट्रक्चर से बचा करके रखना बहुत ज़रूरी है बिकॉज ऑफ सो मेनी एक्सीडेंटल डेथ ऑफ एनिमल्स और स्पेशली एलिफेंट्स इन असम। अगर एलिफेंट्स की बात चली तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। एलिफेंट इज हेरिटेज और कंसिडर्ड एज हेरिटेज एनिमल ऑफ इंडिया। इसको हेरिटेज एनिमल का टैग मिला है, इसलिए इसको कंजर्व करके रखना चाहिए। उसके अलावा जो हमारा एशियन एलिफेंट है इसको IUCN रेड डाटा बुक में इंडेंजर्ड कैटेगरी में रखा गया है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में हाईएस्ट प्रोटेक्शन दिया गया अंडर शेड्यूल 1, और साइट्स कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज, इसमें भी इसको हाईएस्ट प्रोटेक्शन दिया गया है, यानी कि अपेंडिक्स 1 में रखा गया है। In our query segment today we will see about अरुंधति स्वर्ण स्कीम। तो कल ही हमने इसके बारे में बात की थी, अरुंधति स्वर्ण योजना, जब हम गोल्ड के कल्चरल इंपॉर्टेंस की बात कर रहे थे। तो देखिए असम सरकार एक स्कीम लेकर के आई है अरुंधति स्वर्ण योजना। अरुंधति
नेम हैज़ बिन टेकन फ्रॉम अरुंधति हु वाज वाइफ ऑफ वशिष्ठ गुरु। तो वशिष्ठ एक योगी थे, उनके वाइफ का नाम अरुंधति था, वहीं से यह नाम लिया गया। इस स्कीम में होता क्या है कि 10 ग्राम या 1 तोला, एक ही बात है, 10 ग्राम या 1 तोला सोना दिया जाता है टू न्यूली वेड ब्राइड ऑफ असम। तो देखो, जो इकोनॉमिकली पुअर सेक्शन के लोग हैं, जिनकी फैमिली की इनकम 5 लाख से कम है, उन परिवारों में जब लड़की की शादी होती है तो गर्ल को, जो न्यूली वेड ब्राइड है, उसको आसाम सरकार 1 तोला सोना देती है या 10 ग्राम सोना देती है। क्योंकि कल ही मैंने आपको बताया कि सोने का कल्चरल सिग्निफिकेंस है, शादी ब्याह में इसका देना सगुन माना जाता है। लेकिन कई सारे गरीब परिवार हैं जो अब सोना देना अफोर्ड नहीं कर पाते, तो उन सारे परिवारों को 1 तोला सोना आसाम सरकार शादी के टाइम में न्यूली वेड ब्राइड को देती है। लेकिन पहले तो बात ऐसी हुई थी कि गोल्ड डायरेक्ट दिया जाएगा, लेकिन अब क्या होता है, 30,000 रुपये अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं ब्राइड के, जो न्यूली वेडेड ब्राइड है, कि अपने हिसाब से थोड़ा बहुत ज्वेलरी खरीद लो, सोना खरीद लो। इंश्योर कराया जाता है कि ये जो 30,000 रुपये अकाउंट में ट्रांसफ़र किए जा रहे हैं, इसका इस्तेमाल सोना खरीदने के लिए ही किया जाए। इसके लिए बजटरी एलोकेशन आसाम सरकार ने किया था 500 करोड़ रुपए का। इस स्कीम की बात की जाए तो इट वाज लॉन्च ऑन 1 जनवरी 2020। इसको इम्प्लीमेंट करने वाली जो डिपार्टमेंट है उसका नाम है रेवेन्यू एंड डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट। बेनिफिशियरी ऑफ कोर्स न्यूली वेड ब्राइड ऑफ असम। ऑब्जेक्टिव क्या है इस स्कीम का, सबसे बड़ा फायदा क्या है, क्या टारगेट है असम सरकार का? तो टारगेट ये है कि जो परसेंटेज ऑफ रजिस्टर्ड मैरिजेज हैं वो बढ़ जाए, क्योंकि नेचुरली अगर किसी को भी अरुंधति स्वर्ण स्कीम के अंतर्गत बेनिफिट चाहिए, सोना चाहिए, तो उसको अपनी शादी को रजिस्टर कराना होगा। दूसरा, चाइल्ड मैरिज को प्रिवेंट किया जाए, क्योंकि इस अरुंधति स्वर्ण स्कीम का फायदा उसी को मिल सकता है जिस गर्ल की एज 18 ईयर से ज़्यादा है मैरिज के टाइम में, तो उसी को अरुंधति स्वर्ण स्कीम में यह 1 तोला सोना मिलेगा। 18 ईयर से कम वाले को तो आपको पता ही कि अगर सरकार को पता लग जाता है, अथॉरिटीज़ को पता लग जाता है, तो उनको फिर सज़ा भी हो सकती है, जेल भी हो सकती है, बिकॉज ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट। तो ये दोनों फायदे हैं, चाइल्ड मैरिजेज कम होगा और रजिस्टर्ड मैरिजेज ज़्यादा होंगे। इसी ऑब्जेक्टिव से अरुंधति स्वर्ण स्कीम लाया गया। कभी भी कोई स्कीम आप पढ़ें तो उसमें ज़रूर ध्यान दें कि इसका मेन पर्पस क्या है, क्योंकि जब भी मेंस में आप आंसर लिख रहे होंगे तो बिना पर्पस लिखे आपको नंबर नहीं मिलेंगे। In our segment, most probable prelims topics for upcoming UPSC, today we will cover topic number 176 to 180. Topic number 176 is about thalassemia. It's a chronic blood disorder. It is a genetic disorder which, due to which patient cannot make enough hemoglobin in RBC. This leads to anemia, and the patient requires regular blood transfusion. In India, India is considered as thalassemia capital with more than 40 million carriers, and 1 lakh thalassemia पेशेंट्स आर हैविंग मेजर इशूज़। हाल फिलहाल में हुआ क्या कि यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री आज लॉन्च सेकेंड फेज ऑफ थैलेसीमिया बल सेवा योजना। ये थैलेसीमिया बल सेवा योजना है, इट इज ए स्कीम ऑफ कोल इंडिया अंडर इट्स कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। प्लीज अटेंड दिस क्वेश्चन बेस्ड ऑन टॉपिक नंबर 176. टॉपिक नंबर 177 इज अबाउट फ्लाई एश. इट इज कंपोज्ड ऑफ पार्टिकल्स दैट आर ड्रिवन आउट ऑफ कोल फायर्ड बॉयलर्स विथ फ्लू गैसेज। तो जो फ्लू गैसेज निकलते हैं उसके साथ जो थोड़ा बहुत डस्ट पार्टिकल निकलता है उसको फ्लाई गैस कहते हैं। इट मेनली कंसिस्ट सिलिकॉन डाइऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड एंड कैल्शियम ऑक्साइड। इसके साथ साथ बहुत सारे छोटे छोटे मेटल्स भी होते हैं, आर्सेनिक, बेरिलियम, बोरोन, कैडमियम, क्रोमियम, हेक्सावेलेंट क्रोमियम, कोबाल्ट, लीड, मैग्नीज, मरकरी, मोलिबेडनम। तो सब नाम याद करने की जरूरत नहीं, लेकिन याद रखना कि इसमें मेनली एल्युमिनियम, सिलिकॉन और कैल्शियम ऑक्साइड के अलावा छोटे छोटे एलिमेंट्स, मेटल्स मोल्टेन फॉर्म में होते हैं। फ्लाई ऐश का इस्तेमाल किया जा सकता है सॉइल को, सॉफ्ट सॉइल को स्टेबलाइज करने के लिए, रोड सब बेस कंस्ट्रक्शन के लिए, सीमेंट प्रोडक्शन के लिए, या फिर इट कैन बी यूज्ड फॉर एप्लीकेशन ऑन रोड्स एंड पार्किंग लॉट्स, ताकि फ्रिक्शन, ये स्लिपरी ना हो पार्किंग लॉट। प्लीज अटेंड दिस क्वेश्चन बेस्ड ऑन टॉपिक नंबर 177. टॉपिक नंबर 188 इज अबाउट मडर हॉर्नेट एंड फ्यूरी पस कैटरपिलर्स. सो फ्यूरी पस कैटरपिलर इज अ पॉइजनस कैटरपिलर इन इट्स अर्ली स्टेज, लेकिन बाद वाले आफ्टर मेटामॉर्फोसिस स्टेज इट नो लॉन्गर रिमेन्स अ थ्रेट, और ये इट इज़ मोस्टली फाउंड इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. उसके अलावा दूसरा कैटरपिलर है मडर हॉर्नेट. It is native to East Asia and Japan, and these predators are infamous for ruthlessly ripping apart honey bees and decimating their hives. However, they also pose a threat to human beings. Their potent stinger delivers venom. तो ये मतलब थोड़ा जहरीला होता है. ये न्यूज़ में इसलिए थे क्योंकि ये दोनों का पॉपुलेशन बहुत राइज हो गया यूएस में, तो इस कारण से न्यूज़ में थे. आपसे सीधा सीधा पूछ लेगा कि मडर हॉर्नेट और फ्यूरी पस हैं क्या,
दे आर एग्जाम्पल ऑफ बर्ड, कैटरपिलर, कुछ भी इस तरह से पूछ लेगा. अगर आपको पता होगा तभी आप कर पाएंगे. सो प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन बेस्ड ऑन टॉपिक नंबर 178. टॉपिक नंबर 179 इज अबाउट चार धाम project. It is a connectivity program that comprises of 889 kilometer length of national highways leading to Yamunotri Dham, Gangotri Dham, Kedarnath, Badrinath Dham, and then en route to Kailash Mansarovar Yatra. Its total cost is rupees 11,700 crore, and this entire project is within Uttarakhand state only. Works under Char Dham Pariyojana is being implemented under EPC contract. तो जो पीपीपी मोड होता है उसमें भी ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट यानी कि इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन का काम किसी प्राइवेट एजेंसीज को दिया जा रहा है इन पीपीपी मोड. इट इज इंप्लीमेंटेड बाय 3 एग्जीक्यूटिव एजेंसीज ऑफ द गवर्नमेंट, उत्तराखंड की स्टेट पीडब्ल्यूडी, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशंस एंड नेशनल हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड. 3 मिल करके इसको इंप्लीमेंट कर रहे हैं. प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन बेस्ड ऑन टॉपिक नंबर 179. टॉपिक नंबर 180 इज अबाउट ग्राम न्यायालय. सो ग्राम न्यायालय हैव एस्टैब्लिश्ड अंडर ग्राम न्यायालय एक्ट ऑफ 2008 इन ऑर्डर टू प्रोवाइड जुडिशियल सर्विसेज एट द ग्रास रूट लेवल, विलेज लेवल पे या पंचायत लेवल पे या ब्लॉक लेवल पे. फीचर्स ऑफ ग्राम न्यायालय. तो ग्राम न्यायालय शैल बी अ कोर्ट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट और द फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट, and this Gram Nyalay में appointment will be done by the state government in consultation with the High Court. Gram Nyalay shall be established for every पंचायत at intermediate level, मतलब ब्लॉक लेवल पे ग्राम न्यायालय को स्टैब्लिश किया जाएगा. The न्याय अधिकारी who will preside over these ग्राम न्यायालय will be strictly judicial officers, और कोई नहीं हो सकता. ग्राम न्यायालय shall take both criminal as well as civil cases, and ग्राम न्यायालय does not or is not bound by Evidence Act completely. It is guided by the principle of natural justice. Please attempt this question based on topic number 180. This is the answer of question number 171 to 175 that we had given in yesterday's newspaper analysis. Today's question can be attempted by students and you can submit the answer in the comment section. We will be sharing answer of these questions in tomorrow's newspaper analysis. कल जो हमने प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था उसका आंसर देख लेते हैं. फर्स्ट वाज अबाउट सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम. सो सोवरेन गोल्ड बॉन्ड आर गवर्नमेंट डिनोमिनेटेड सिक्योरिटीज in grams of gold. Absolutely correct. Person resident in India are eligible to invest in sovereign gold bond. Again correct. Correct answer will be option C, both. So the following statements are true about International Nurses Day. It is birth anniversary of Florence Nightingale, was famous nurse from Britain. ठीक है, it is correct क्योंकि she was born in Italy but she worked in Britain. So the statement is correct. She played an important role in saving many lives during World War II. This is wrong because she played important role during Crimean War 1853 to 1856. The correct answer will be option A, one only. Which of the following statements are true about Bengal florican bird? It is critically endangered species. Absolutely correct. It is mainly found in West Bengal and Bangladesh. This is wrong. It is found in Arunachal Pradesh and Uttar Pradesh. So and to some extent in Nepal. So the correct answer is option A, one only. That's all from our side for today. Thanks for watching.